हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 66 से लेकर कार्यपत्रक 70 तक सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 65 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 66 में हम संदर्भ सामग्री से वाक्यों का निर्माण कर पाना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, इनको इस प्रकार लिखिए कि वे अर्थ दे पाए। यानी यहां पर जो वाक्य लिखे हुए हैं इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, हमें इनको सही क्रम में जमा कर ऐसे वाक्य बनाने हैं ताकि इनका कुछ अर्थ निकल जाए। पहला है, कार मां से गई बाजार। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि मां कार से बाजार गई। मां कार से बाजार गई। दूसरा, आज देर से आएंगे पिताजी। तो इसको सही कैसे लिखेंगे? पिताजी आज देर से आएंगे। ये बन जाएगा सही वाक्य। तीसरा, राजा रानी दादी जी की कहानी ने सुनाई। तो लिखेंगे कि दादी जी ने राजा रानी की कहानी सुनाई। दादी जी ने राजा रानी की कहानी सुनाई। ठीक है। अगला, सेहत खेलना अच्छी के लिए जरूरी भी है। तो इसका सही वाक्य क्या होगा कि अच्छी सेहत के लिए खेलना जरूरी भी है। अच्छी सेहत के लिए अच्छी सेहत के लिए खेलना भी जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए खेलना भी जरूरी है। अगला, भारत के गांधी जी है राष्ट्रपिता। तो क्या लिखेंगे? गांधी जी भारत के क्या है? राष्ट्रपिता है। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता है। ठीक। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 2। रचना के आधार पर वाक्य के उचित भेद में निशान लगाइए। तो देखो, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है बच्चों? 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। यहां पर मैं लिख लेता हूं। पहला भेद है सरल वाक्य। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। और तीसरा भेद है आपका मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्रित वाक्य। देखो, सागर एक अच्छा लड़का है। तो यह केवल हमें एक वाक्य को एक बार पढ़ने से ही अच्छे से समझ में आ रहा है, जिसमें सागर करता है, ठीक है, और एक अच्छा लड़का है, ये इसके बारे में क्या है? जानकारी है। यानी कि कर्ता और यहां पर जो बाकी दी गई है वो सागर के बारे में जानकारी दी गई है। तो सिंपल सा वाक्य है, हमें पढ़ने से ही सीधा पता चल रहा है कि सागर एक अच्छा लड़का है। ख है, पापा देर से आए इसलिए हम घूमने नहीं गए। तो यहां पर देखो एक शब्द आया है इसलिए। ये क्या कर रहा है? इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। पापा देर से आए और हम घूमने नहीं गए, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसलिए। यानी ये क्या है? ये आपका योजक शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। ग है, तुम यहां आओ और मुझे साथ लेकर जाओ। देखो यहां पर कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? और। ये दोनों वाक्यों को साथ में जोड़ रहा है, तो ये भी कौन सा है? संयुक्त वाक्य। फिर, मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई। तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। प्रश्न संख्या 3, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका नाम लिखिए। इस शहर में शांति रहती है। ये कौन सा वाक्य है बच्चों? सरल वाक्य। प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो यहां पर देखो कौन सा संयोजक शब्द है? और। तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। फिर ग, जो कर्मवीर होते हैं वे कभी मुसीबतों से नहीं डरते। ये कौन सा वाक्य है? यह है आपका मिश्रित वाक्य।
आगे बात करें कार्यपत्रक 67, पठित सामग्री के आधार पर अपने अनुभव लिख पाना। उन राज्यों के नाम लिखकर रंग भरिए जिनमें लाख के सामान का निर्माण होता है। उन राज्यों के नाम लिखकर क्या करने हैं, रंग भरने हैं जिनमें लाख के सामान का क्या होता है, जिनमें लाख के सामान का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें वो राज्य देखने हैं जिनमें लाख के सामान का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखें भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें लाख के सामान का कार्य होता है या लाख के सामान का निर्माण होता है। तो आपका पहला राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको रंग भर देना है। तो ये देखो आपको जो पूरा भाग दिख रहा है ये क्या है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये क्या है, पूरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों, लखनऊ है। दूसरा है आपका वो है बिहार। कौन सा है, बिहार। इसके पास में ही दिख रहा है, बिहार उत्तर प्रदेश के जस्ट पास में है। बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी है बच्चों पटना। तो आपको बिहार के अंदर रंग भर देना है। तीसरा है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश। ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा राज्य है, ये आपका पूरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो आपको मध्य प्रदेश के अंदर रंग भर देना है। फिर चौथा राज्य है आपका वो है राजस्थान। राजस्थान आप सब जानते हैं, आप सब राजस्थान के हैं। तो ये हमारा राजस्थान है प्यारा सा, इसके अंदर हमें क्या करना है, रंग भर देना है। और राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों, राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है। और पांचवा है आपका वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात जस्ट राजस्थान के नीचे वाले भाग में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, तो ये आपका गुजरात हो गया। टोटल 5 राज्य आपको दर्शाने थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। आगे देखो राज्यों के नाम राजधानी सहित लिखिए। तो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों, जयपुर। गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और बिहार की राजधानी बच्चों पटना है। ठीक, आगे बात करें आपके कार्यपत्रक 68 की, उपलब्ध संदर्भों को समझते हुए जीवनी लिख पाना। देखो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं। उनके बारे में टेबल में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे नाम, जन्म स्थान आदि। आप दिए गए सभी तथ्य के आधार पर इसे वाक्य के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। देखो ये शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में जानकारी दी हुई है कि इनका नाम क्या था, शिव मंगल सिंह सुमन। जन्म कब हुआ था, 5 अगस्त 1915 को। कहां पर, जगरपुर नाम का कोई स्थान है, उन्नाव जिला है, राज्य उत्तर प्रदेश है और देश आपका भारत है। मृत्यु कब हुई, 27 नवंबर 2002 को, 87 वर्ष की उम्र में। कहां पर, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये भारत के प्रमुख कवि और क्या थे, शिक्षाविद थे। ये कहाँ की थे, राष्ट्रीयता इनकी कहाँ की थी, भारतीय थे, ये भारत के रहने वाले थे। इनकी रचना मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान। और इन्हें सम्मान, उल्लेखनीय सम्मान इनके लिए जिन जिन से इन्हें नवाजा गया 1974 और 1974 दोनों के अंदर, 1974 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री, और 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब इसी जानकारी को हमने यहाँ पर वाक्य के रूप में लिखी है। जैसे शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था। आगे हमने लिखा है कि शिव मंगल सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर नामक स्थान पर हुआ था। 87 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई थी। ये भारत के प्रसिद्ध कवि और शिक्षाविद थे। इनकी प्रमुख रचनाएं मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान आदि है। इन्हें वर्ष 1974 में पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार, और वर्ष 1999 में इन्हें पद्म भूषण से क्या किया गया, सम्मानित किया गया या नवाजा गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, आप भी अपने संस्था प्रधान का साधारण जीवन परिचय मालूम करके लिखिए। तो आप अपने जो भी संस्था प्रधान है
उनका जीवन परिचय यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमारे संस्था प्रधान का नाम श्रीमान गोविंद लाल जी है। इनका जन्म 1972 में सिरोही जिले में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गृह जिले में और बाद में उन्होंने जयपुर से क्या की, शिक्षा ग्रहण की। श्रीमान ने सन 1998 में अध्यापक पद पर चयनित होकर सरकारी विद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू किया। उन्होंने 2015 से हमारे विद्यालय के संस्था प्रधान के रूप में कार्य प्रारंभ किया है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी, आप अपने संस्था प्रधान के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपके प्रिंसिपल है उनके बारे में। आगे कार्यपत्रक 69। गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। एक कविता दी हुई है चिड़िया से संबंधित। छींची छींची गाती चिड़िया, इस डाली से उस डाली पर बैठा करती है उड़ उड़ कर, सबको सबको खूब सुहाती चिड़िया। आंगन आंगन सुगती दाने, नल पर आती बैठ नहाने, पंख भिगो सुख पाती चिड़िया। भाता इसे न बंद कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना, मुक्ति मंत्र सिखलाती चिड़िया। तो चिड़िया के बारे में कविता दी हुई है। अब देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया को कुछ करके खुशी मिलती है। कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखें जो चिड़िया को क्या करती है, खुश बताती है। तो देखो वो पंक्तियां कौन कौन सी है। वो पंक्ति है, पहली पंक्ति है आपकी कि नल पर आती बैठ नहाने, नल पर आती बैठ नहाने, ठीक है, पंख भिगो, पंख भिगो सुख पाती चिड़िया। पंख भिगो सुख पाती चिड़िया। दूसरा प्रश्न, चिड़िया से हमें क्या सीखना चाहिए। तो हमें चिड़िया से क्या सीखना चाहिए, तो हम लिखेंगे कि चिड़िया से हमें स्वतंत्र रहकर, चिड़िया से हमें स्वतंत्र रहकर जीवन जीने की सीख लेनी चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र रहकर जीवन जीने की सीख लेनी चाहिए। आगे प्रश्न संख्या 3, चिड़िया कभी बंधन में नहीं रहती है, यह बताने वाली पंक्तियां चुनकर लिखिए। तो यहां पर ऐसी कौन सी पंक्तियां है, वो पंक्तियां है भाता इसे न बंद कर रहना, भाता इसे न बंद कर रहना, ठीक है, जाना हरदम खुलकर उड़ना, जाना हरदम खुलकर उड़ना। ठीक है, ये हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 4, चिड़िया को लेकर कई सारी कविताएं और कहानियां मशहूर है। तुम्हें जो अच्छी लगती है उसके कुछ अंश यानी कुछ लाइनें यहाँ पर लिखिए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। अब देखो वो क्या है, तो मुझे एक जो कविता पसंद है उसकी कुछ लाइनें हैं कि नीले आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है, नीले आकाश में, नीले आकाश में, नीले आकाश में उड़ रही एक चिड़िया, नीले आकाश में उड़ रही एक चिड़िया, ठीक है, अपने पंखों को फैलाए, अपने पंखों को फैलाए, जैसे स्वतंत्रता की राह खोज रही है, जैसे स्वतंत्रता की राह खोज रही है। ठीक है बच्चों, यह हो गया आपका कार्यपत्रक 69। आगे कार्यपत्रक 70, पढ़ी सामग्री का सार लेखन कर पाना। निम्नलिखित अवतरणों यानी गद्यांशों को पढ़कर उनका सार और उपयुक्त शीर्षक लिखिए। आपके सामने गद्यांश लिखा हुआ है, हमें इसका शीर्षक और इसका संक्षिप्त क्या लिखना है, सार लिखना है। तो देखें कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ और प्रयोजन व्यक्ति को व्यवहारिक बनाना है या बनाता है, न कि शिक्षित होने के नाम पर अहम और गर्व का हाथी।
उसके मन मस्तिष्क पर बांध देना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से जो शिक्षा नीति और पद्धति चली आ रही है वह लगभग 100 साल पुरानी है। उसने एक उत्पादक का काम ही अधिक किया है। इस बात का ध्यान एकदम नहीं रखा कि इस देश की अपनी आवश्यकताएं और सीमाएं क्या है, इसके निवासियों को किस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है। बस सुशिक्षितों की नहीं, साक्षरों की बड़ी पंक्ति इस देश में खड़ी कर दी है, जो किसी दफ्तर में क्लर्क और बाबू बनने का सपना ही देख सकती है। तो अब हमें इसका शीर्षक लिखना है। इसका शीर्षक क्या हो सकता है? शीर्षक हमने लिखा है व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता। इस गद्यांश का सार क्या है कि शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है वो व्यक्ति को व्यवहारिक बनाना है, न कि उसे शिक्षित होने के नाम पर अहम और गर्व से भर देना। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से चली आ रही जो शिक्षा नीति और जो पद्धति है वो कितनी साल पुरानी है? लगभग 100 साल पुरानी है, जो केवल दफ्तर के बाबू बनने या फिर क्लर्क बनने का सपना ही दे सकती है। यानी भारत की जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा नीति है वो बिल्कुल बेकार है ना। यानी कि उसमें वही पुरानी परंपराएं, वही रीति, वही वो तौर तरीके चल रहे हैं जो आज से 100 साल पहले चल रहे थे। ठीक है, तो भारत की जो किताबें हैं, भारत की जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो सके, सुशिक्षित हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर क्या कर सके, अग्रसर हो सके, अपना योगदान अदा कर सके। आगे प्रश्न संख्या 2, यहां पर भी ऐसा कैसा गद्यांश दिया हुआ है कि भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई को प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती है। खेती सोना उगलती है। वन उपवन और उद्यान फूल फल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग दूर करने के काम आती है। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है और अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब उसके क्या है, ऋणी हैं। आप देखो इसका शीर्षक क्या होगा, हिमालय भारत की शान। सार क्या है कि भारत के उत्तर में विशाल स्थित हिमालय भारत की ऊंचाई और महानता को क्या करता है, प्रकट करता है। इससे निकलने वाली नदियों से सिंचाई, पेयजल और ऊर्जा का उत्पादन होता है। हिमालय वन उत्पन्न और उद्यान फूल फल लताओं और जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों से क्या है, समृद्ध है। यह भारत के लिए एक अतुल क्या है, संपत्ति है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 64 से लेकर कार्यपत्रक 70 तक सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।